फरवरी 2022 में सोनी लिव पर आई वेब सीरीज रॉकेट बॉयज होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों पर आधारित थी, लेकिन असल में यह इंदिरा गांधी को नेहरू का सही उत्तराधिकारी दिखाने का एक नाकाम प्रयास थी। इसमें लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर और ईर्ष्यालु दिखाया गया, जो घिनौना और बेहद शर्मनाक था। लेकिन कोई सवाल नहीं उठे, इस सीरीज के निर्माता निखिल आडवाणी हैं, जो करण जौहर और यशराज फिल्म्स के मठाधीशों के स्कूल से निकले। जबकि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के जायज और तथ्यात्मक चित्रण पर लोगों की नाराजगी इस वक्त आप देख रहे होंगे। हाल ही में कंधार हाईजैक पर आधारित नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज, इसमें भाजपा सरकार की गलतियों पर फोकस किया गया है, जिस अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जरिए मोदी को आईना दिखाते रहे 10 साल, लोग उन्हीं पर नाजायज हमला कर रहे हैं इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनुष शुक्ला है और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का एक्सक्लूसिव शो अनटोल्ड स्टोरी का नया ताजा एपिसोड। आज के एपिसोड में हम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के जरिए चर्चा करेंगे कि IC 814 द कंधार हाईजैक बनाने के पीछे अनुभव सिन्हा का मकसद क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, बॉलीवुड में खान, कपूर, जौहर आज तमाम गैंगों की योजना क्या है, ग्लोबल टेररिज्म पर बॉलीवुड क्या स्थापित कर रहा है। हम अनुभव सिन्हा का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी खंगालेंगे, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अहम पड़ाव भी निकलता है। लंदन में अनुभव की रहस्यमयी कंपनी का राज क्या है, यह भी जानने का पता लगाएंगे। क्यों अनुभव सिन्हा शाहरुख खान को पसंद करता है, हम यह भी जानेंगे कि कंधार हाईजैक में वाजपेयी क्यों मजबूर हुए थे आतंकियों को छोड़ने के लिए, और सोनिया गांधी के निर्देश पर कैसे शाहिद लतीफ जैसे खूंखार आतंकी को साल 2010 में कांग्रेस की सरकार ने छोड़ दिया था, जिसने छूटने के बाद पठानकोट एयरबेस पर एक कामयाब हमला करवाया। और आखिर में यह भी जानेंगे कि बॉलीवुड के नामदारों का राजनीति के नामदारों यानी नेहरू गांधी परिवार के साथ रिश्ता क्या है। क्यों इंदिरा गांधी चाहती थी कि राजीव गांधी की दुल्हन कपूर परिवार की बेटी बने। हम जानेंगे कि बायकॉट बॉलीवुड कैंपेन से घमंडी मठाधीश गैंग पर कुछ असर नहीं पड़ा है और वह सिस्टम की ताकत से चीजों को अपने पक्ष में किए हुए है। एपिसोड में अंत तक बने रहें, इसे दोस्तों के साथ साझा करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले और दूसरे एपिसोड में आप लोगों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, सलाह दी, हम उसे आजमाने का प्रयास करेंगे। कुछ दोस्तों ने रेड साड़ी पर एपिसोड्स की डिमांड की है, कुछ ने प्रेजेंटेशन को लेकर के सलाह दिए, बहुत सारी नई जानकारियां भी मिली तमाम प्रतिक्रियाओं में। मैंने आपके सभी कमेंट्स पढ़े हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वक्त रुककर एक जरूरी कमेंट कर रहे होंगे, जो लोगों की आंख खोल सकता है और आईना दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में शाहरुख खान की 2 फिल्में आई थी, पठान और जवान। दोनों कला के नाम पर राजनीतिक मकसद से बनाई गई थी और नैरेटिव गढ़ने और एक एजेंडा को आगे बढ़ाने का बेजोड़ नमूना है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मनमानी कोई नई बात नहीं है बॉलीवुड में। बॉलीवुड सालों से खास राजनीतिक लक्ष्य के लिए बहरूपिया बनकर यह खेल खेलता रहा है। लक्ष्य वही है, किसी तरह भारत के और टुकड़े किए जाए, किसी तरह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। पठान में और जवान में चुन चुन कर चीजों को शामिल किया गया था। पठान के गाने बेशरम रंग पर खूब विवाद हुआ। कला के नाम पर एक बेहद फूहड़ और जातिवादी फिल्म, जिसमें पठानों का महिमा मंडन किया गया। पठान को यशराज फिल्म्स ने बनाया था। यशराज के स्कूल से ही निकलकर निखिल आडवाणी ने शास्त्री और देश के वैज्ञानिकों का घटिया और शर्मनाक चित्रण रॉकेट बॉयज में किया था, जिसका जिक्र एपिसोड की शुरुआत में ही है। पठान कई बिंदुओं पर एक शातिर और भारत विरोधी फिल्म है। यह मुस्लिम अमीरात और दूसरे अब्राहमिक खानदानों के हित वाले एजेंडा पर मानस बदलने का प्रयास था। दोस्तों, पठान के 2 बड़े नैरेटिव थे। इसका विषय आतंकवाद था। बच्चे बच्चे को मालूम है कि भारत में आतंकवाद की एकमात्र बड़ी वजह पाकिस्तान है, कट्टरपंथी इस्लाम है। लेकिन भारत में आतंकवाद की समस्या को लेकर के बनी पठान में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं है। पठान में कट्टरपंथी इस्लाम का भी कोई जिक्र नहीं है। सबसे शातिर बात क्या है, पठान में आतंक और अपराध के बीच जो गहरी खाई है उसे भी पाट दिया गया और स्थापित कर दिया गया कि आतंक और अपराध असल में एक ही है। इसे ऐसे समझें कि संपत्ति विवाद में पड़ोसी की हत्या करने वाला और संसद पर हमला करने वाले के कृत्य को देश एक जैसा मान ले। क्या इसे एक जैसा माना जा सकता है?
पठान ग्लोबल टेररिज्म पर भारत में बॉलीवुड की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश थी। यह ट्रेंड नया नहीं। माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट संवाद आपने सुना ही होगा। पठान से पहले फिल्मों में अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान का नैरेटिव ढोया जाता था। संकोच ही सही, आतंकियों का बैकग्राउंड और पाकिस्तान नजर आ जाता था। लेकिन पठान ने ग्लोबल टेररिज्म पर जिस ट्रेंड की अगुवाई की, उसमें यह स्थापित किया जा रहा है कि कट्टरपंथी इस्लाम का आतंक से कोई लेना देना नहीं है और भारत में किसी भी आतंकी घटना के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। कंधार हाईजैक उसी कड़ी का हिस्सा है, बावजूद कि अमेरिका में, फ्रांस में, स्वीडन में, इटली में, नॉर्वे में, जर्मनी में, रूस में आतंक का मजहब बार बार निकलकर सामने आता है। लेकिन पठान में यही बताने की कोशिश हुई कि भारत में आतंकी मजहबी नहीं है। तो क्या राजनीतिक है? और अगर राजनीतिक है तो तुर्की की कहानी पर बनी वेब सीरीज एर्तुगरुल और ऑटोमन साम्राज्य का स्वागत करने वाले भारतीय बुद्धिजीवियों को बताना चाहिए कि उसका राजनीतिक मकसद क्या है, क्या था। पठान ने बताया था कि भारत में मजहबी आतंकी जैसा कुछ भी नहीं है। फ्रीलांस टाइप के कुछ ग्लोबल अपराधी हैं जो पैसों के लिए कहीं भी आतंक फैलाते हैं। इसी ग्लोबल अपराधी का किरदार जॉन अब्राहम ने पठान में निभाया था। आतंकी फ्रीलांस टाइप का अपराधी है पठान का, जो पैसों के बदले आतंक नहीं अपराध करता है, जो दूसरे कारोबारों की तरह एक ग्लोबल बिजनेस है। सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी इसमें शामिल हैं। पठान में जॉन अब्राहम के किरदार का नाम क्या है? जिम। वह कौन है? वह रॉ का एक पूर्व एजेंट है। इस किरदार को असरदार बनाने के लिए जॉन अब्राहम को भूमिका दी गई जिनकी पॉपुलर फ्रेम में राष्ट्रवादी इमेज है। शायद उनके चेहरे के जरिए चीजों को ज्यादा प्रभावी तरीके से कहा जा सकता था। एक ऐसा आतंकी, माफ करें, अपराधी जिसे लोग प्यार करें। अनुभव सिन्हा की कंधार हाईजैक से पहले पठान को समझिए कि कैसे इसने स्थापित किया कि भारत ने अब तक आतंक के नाम पर जो भोगा है, असल में वह फर्जी कहानियां थी। पठान देखने के बाद कोई भी आतंकवाद पर एक भ्रामक नजरिए का शिकार हो सकता है। इतिहास की किताबों के जरिए भी तो बिल्कुल यही किया गया था। इस फिल्म में एक और बड़ा नैरेटिव बदलने का प्रयास हुआ। रूस दुनिया में इकलौता देश है जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया, बावजूद कि उसके भी अपने भू राजनीतिक मकसद रहे हैं। लेकिन पठान में उसे भी नकारात्मक दिखाया गया है। रूस को नकारात्मक दिखाने की परंपरा तो अमेरिका और नाटो में शामिल देशों की परंपरा रही है। स्वाभाविक है कि पठान जैसी फिल्म का विरोध हो, और विरोध हुआ भी। लेकिन द कारवां जैसी पत्रिकाओं ने शाहरुख खान को भारत में रिबेलियन की तरह पेश किया, जो एक तरह से मोदी के बाद भारत की राजनीति को अकेले चुनौती दे रहा है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मोदी के सामने शाहरुख खान, आमिर खान को दुनिया का बड़ा नेता मानते हैं। उन्हें लगता है कि दुबई के, कतर के शेख सिर्फ शाहरुख खान की सुनते हैं और रैचप अर्दोआन की पत्नी तुर्की में आमिर खान का वेलकम एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह करती है। तुर्की भारत को लेकर क्या सोचता है आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पठान के बाद शाहरुख खान की दूसरी फिल्म जवान भी बॉलीवुड के अब्राहमिक परिवारों के उसी इंटरनेशनल एजेंडा की कड़ी थी, जिसके तहत अनुभव सिन्हा ने कंधार हाईजैक में मोदी और भाजपा विरोधी राजनीति का इस्तेमाल कर मानस को बदलने के लिए एक गंदा और घिनौना प्रयास किया, भयावह प्रयास किया। जवान भी 2023 में आई थी। जवान में क्या दिखाया गया? जवान में दिखाया गया कि देश के कुछ नेता और हथियार माफियाओं का गठजोड़ कैसे अपने सिंडिकेट का इस्तेमाल कर पैसों के बल पर चीजों को मनमाने तरीके से करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। ध्यान रहे, पर्यावरण अब्राहमिक परिवारों का विकासशील देशों के खिलाफ एक नया कारोबारी एजेंडा है। ईमानदार सेना के अफसरों को कीमत चुकानी पड़ती है। सेना के अफसर पर देश विरोधी होने का आरोप लगता है। उसकी पत्नी को जेल में टॉर्चर भोगना पड़ता है, जहां विक्रम नाम के अफसर की पत्नी आजाद नाम के एक बच्चे को जन्म देती है। आजाद से पिता की बेगुनाही साबित करने का वचन लेती है और सुसाइड कर लेती है। कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। सेना का पूर्व अफसर और आजाद मिलकर देश विरोधियों का सफाया कर देते हैं। मैं शाहरुख खान के बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता। उसका गांधी नेहरू परिवार के साथ पुराना रिश्ता है और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शाहरुख और आमिर खान को अचानक भारत में डर लगने लगा था। आपको शायद याद ही हो। चूंकि बात कंधार से उठी है तो अनुभव सिन्हा के बैकग्राउंड पर चर्चा जरूर होगी। अनुभव सिन्हा का जन्म प्रयागराज में हुआ।
उसने इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भारत के विभाजन में क्या भूमिका निभाई, आपको इसके बारे में जानकारी है। यह 100% शुद्ध मजहबी संस्थान है। इरफान हबीब यहीं के प्रोफेसर हैं जिन्हें इतिहास का बहुत स्थापित विद्वान कहा गया। उन्होंने मुगलों का महिमा मंडन किया। भारत के बारे में इरफान हबीब की जानकारी कितनी सही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि उन्होंने बीबीसी से कहा था दिल्ली के कुतुब मीनार के निर्माण में जरूर हिंदू जैन मंदिरों के अवशेष का इस्तेमाल हुआ, मगर यह कहना गलत है कि जहां कुतुब मीनार है वहीं 27 मंदिरों का समूह था जिसे तोड़ा गया। इरफान हबीब के मुताबिक भारत में कहीं भी 27 मंदिरों का समूह नहीं हो सकता। क्या हबीब की जानकारी सही है? आज भी कई मंदिर विद्यमान हैं। मध्य प्रदेश के ऐरन में कई मंदिरों के समूह की निशानी आज भी दिखती है। दक्षिण में हर जगह मंदिर समूह साबुत खड़े हैं। मध्य प्रदेश के आशापुरी में ही दर्जनों मंदिरों का खंडहर आज भी दिखता है। पता नहीं इरफान हबीब ने भारत को किस नजरिए से देखा, कहां से देखा। लगता है कि वह अलीगढ़ की अपनी मजहबी कक्षाओं से कभी बाहर ही नहीं निकले। अनुभव सिन्हा को सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उस कैंपस से देखे जहां से वह लेफ्ट लिबरल गैंग की क्रिएटिव यूनिट में शामिल हुआ। 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद अनुभव सिन्हा दिल्ली जाते हैं थिएटर के लिए और व्यस्त रहते हैं। वहां कई लेफ्ट संगठनों के सानिध्य में रहते हैं। अनुभव की योजना मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में घुसपैठ करना और कामयाब होना था, और इसके लिए जरूरी था कि वह अपनी एक वैचारिक राजनीतिक छवि बनाए जो बॉलीवुड की मुख्य धारा में एक तरह का गेट पास है। क्रिएटिव बिजनेस में सक्सेस का सबसे आसान फार्मूला है, बस भारत को बौद्धिक तरीके से गाली देना है। रचनात्मकता के नाम पर अनुभव सिन्हा का दिमाग खाली था। इसी वजह से उन्हें मुंबई में काम तो मिला, लेकिन जो शोहरत और पैसा शॉर्टकट तरीके से कमाने थे उन्हें वह नहीं मिला। टीवी के लिए शोज का काम मिला। अनुभव को बड़ा चाहिए था। इसके बाद उन्होंने उस जमाने में म्यूजिक वीडियोज को भुनाने की कोशिश की। म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किए अनुभव सिन्हा ने, सोनू निगम जैसे सिंगर्स के साथ भी, मगर अनुभव सिन्हा यहां से भी वह सब कुछ हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए वह निकले थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि अनुभव सिन्हा के पास कुछ था नहीं। उसके फूहड़ म्यूजिक वीडियोस देखने पर पता चल जाएगा आपको। अनुभव सिन्हा बॉलीवुड में अपने इस पड़ाव के बारे में बहुत कम बात करता है। उसे लगा था कि उसके म्यूजिक वीडियो देखने के बाद यश जौहर और यश चोपड़ा बुला करके फिल्में दे देंगे, फिल्मों की लाइन लग जाएगी। फिर अनुभव सिन्हा की जिंदगी में साल 2001 में बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब तुम बिन वह बनाते हैं। म्यूजिक वीडियो का अनुभव काम आता है और नए नवेले सितारों को लेकर के बनाई गई तुम बिन दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रहती है। मगर इस फिल्म की कामयाबी से भी अनुभव सिन्हा कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते हैं। बॉलीवुड के अब्राहमिक खानदानों के भरोसे से वह अब भी दूर हैं। वह एक पर एक फ्लॉप फिल्में करता रहता है और फिर 2011 में उसे शाहरुख खान की रावण मिल जाती है। बजट और स्केल के लिहाज से यह अनुभव सिन्हा के करियर की बड़ी फिल्म थी रावण। इसे शाहरुख खान के ही बैनर रेड चिलीज ने बनाया था। फिल्म भले ही सुपर फ्लॉप हुई, मगर अनुभव को वो तमाम चीजें मिल जाती हैं जिसकी उसे तलाश थी। शाहरुख खान की रावण के बाद अनुभव को समझ आ गया कि उसे कौन सी फिल्म बनानी है और कैसे बनानी है। कुल मिलाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जमाने से शुरू हुई अनुभव की बातों को खुदा सुन लेता है और शाहरुख के रूप में एक फरिश्ते के साथ आने के बाद उन्हें फार्मूला मिल जाता है। अनुभव सिन्हा को शाहरुख खान के महामानवीय गुणों का बखान करते हुए हाल फिलहाल आपने कई बार सुना ही होगा। मुल्क जैसी एक निहायत घटिया प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के बाद अनुभव सिन्हा बॉलीवुड गैंग की आंखों का तारा बन जाता है और बॉलीवुड की मुख्य धारा में शामिल दिखता है। फिर आती है आर्टिकल 15, जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कंधार हाईजैक की तरह ही एक एजेंडा मूवी थी। यह कहानी यूपी में बुदायूं की एक सच्ची घटना से प्रेरित बताई गई थी। रॉयटर की एक एजेंडाग्रस्त पत्रकार ने खबर को रिपोर्ट किया और बताया कि जिन 2 लड़कियों ने आत्महत्या की वो दलित थी और उनका यौन उत्पीड़न ब्राह्मण जाति के सवर्णों ने किया था। रॉयटर एक विदेशी न्यूज एजेंसी है जिसकी बहुत प्रतिष्ठा है। यह घटना जिस वक्त की है तब यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन घटना की वजह से तब पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया था।
जबकि खबर यह थी कि बदायूं में आत्महत्या करने वाली लड़कियां दलित नहीं, शाक्य समाज से थी और उनका यादव जाति के लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग था। प्रेम में नाकामी की वजह से लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। यह प्रेम प्रसंग से जुड़ी आपराधिक घटना थी जिसे जाति का एंगल दे दिया गया था, बावजूद कि सवर्णों का कोई लेना देना नहीं था इस घटना से, जिसके जरिए उन्हें अपराधी बना दिया गया था। अनुभव सिन्हा ने आर्टिकल 15 उसी कहानी पर बनाई जिसे रॉयटर ने जारी किया था, बस एक डिस्क्लेमर लिख दी। कंधार हाईजैक भी असल में किताब पर आधारित है। रिपोर्ट का दावा है कि नेटफ्लिक्स ने अनुभव सिन्हा को एक स्क्रिप्ट दी सीरीज बनाने के लिए, लेकिन अनुभव सिन्हा ने कहा कि स्क्रिप्ट ठीक नहीं है और उसने स्क्रिप्ट में वो तमाम फेरबदल किए जिसकी वजह से आज की तारीख में विवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। असल में अनुभव सिन्हा और उसकी कंधार हाईजैक बॉलीवुड के भारत विरोधी अब्राहमी खानदानों की उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें आतंक की नई परिभाषा और नया कलेवर गढ़ा जा रहा है। यह भारत विरोधी राजनीतिक मकसद से बनाई गई सीरीज है, उसी मकसद से जिसके तहत पठान और जवान बनाई गई थी, दर्जनों फिल्में बनाई गई और आगे भी बनाई जाएंगी। कंधार के जरिए राजनीतिक डिबेट खड़ी हो गई। पता नहीं नेटफ्लिक्स को इसकी जानकारी है भी या नहीं। कंधार हाईजैक के जरिए वे बता रहे हैं कि भाजपा तो डरपोक सरकार है, कैसे भाजपा ने 3 आतंकियों को छोड़ दिया था, लेकिन वे यह नहीं बता रहे कि विमान में सवार नागरिकों के बदले आतंकियों को छोड़ने की उस वक्त क्या मजबूरी थी। वे ये नहीं बता रहे कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन की तरह तब कैसे मामले को कांग्रेस ने तूल लिया था, लोगों की भावनाओं का बेजा इस्तेमाल किया गया था। आतंकी तो कई आतंकियों को छुड़ाना चाहते थे और सर्वदलीय सहमति में 3 आतंकियों को छोड़ने की बात हुई थी, बात तय हुई थी। कंधार हाईजैक के जरिए बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि साल 2010 में सोनिया गांधी के आशीर्वाद से गुडविल गेस्चर में शाहिद लतीफ नाम का जो आतंकी छोड़ा गया था, छोड़ने के बाद उसने 2016 में क्या किया। जानते हैं लतीफ ने क्या किया? जनवरी 2016 में लतीफ ने पठानकोट एयर बेस पर हमला किया, हमला करवाया। उस हमले का मास्टरमाइंड था वह, जिसे कांग्रेस ने छोड़ा था। इस हादसे के कुछ हफ्ते पहले तक सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए बार बार अमेरिका जा रही थी और इसके सबूत है। एयर बेस पर हमला उरी और पुलवामा के जितना ही गंभीर हमला था। अब लोगों को पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने उस हमले का जवाब क्या दिया। वाजपेयी तो खैर एक गठबंधन की सरकार चला रहे थे। मोदी और वाजपेयी में फर्क यह है कि मोदी वाजपेयी से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब संख्या बल और माहौल की दिक्कत मोदी के सामने नहीं है जो वाजपेयी के सामने थी। फिलहाल राहुल एक बार फिर जरूरी चुनाव को छोड़कर डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी के अगुआ अमेरिका के डीप स्टेट एजेंट से बात करने अमेरिका पहुंच चुके हैं। राहुल बार बार नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के साथ विदेश यात्राएं कर रहे हैं, ध्यान रखें। दोस्तों, अनुभव सिन्हा एक कंफ्यूज व्यक्ति का नाम भी है जो उसकी फिल्मों में आपको दिखता भी है। प्रोपगेंडा परोसने वाला, जिसे लगता है कि मोदी सरकार उसके हित में नहीं, जिसे लगता है कि वाजपेयी सरकार उसके हित में नहीं थी। उसे इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, राव, चंद्रशेखर सिंह, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या फिर लाल बहादुर शास्त्री की सरकारें मोदी जैसी ही दिखती होंगी। वह या बॉलीवुड में उनके रिश्तेदारों का अब्राहमिक कुनबा जब भी फिल्मों के जरिए राजनीति का नैरेटिव बनाएगा, उसे गांधी नेहरू के अलावा कोई भी सरकार भारत के हित में नजर नहीं आएगी। जब भी बनाया नजर नहीं आई है। या बॉलीवुड का नया ट्रेंड है जिसे शाहरुख खान की पठान ने शुरू किया है। द कारवां उसे शाहरुख को खामखा रिबेलियन नहीं कहता। यह उसी सिलसिले का नतीजा है कि खौफनाक सच्चाई पर बनी द कश्मीर फाइल्स को प्रोपगेंडा फिल्म करार दे दिया जाता है और अनुभव सिन्हा की प्रोपगेंडा आर्टिकल 15 और मुल्क जैसी फिल्म को साहसिक सिनेमा का खिताब मिलता है। अनुभव सिन्हा यह सब काम गले में रामनामी गमछा लपेट कर करता है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के कुछ एजेंडाग्रस्त पत्रकार करते तो दलाली हैं, मगर उन्हें गले में गमछा लटकाकर दबे कुचले लोगों के प्रतिनिधि होने का भ्रम भी बनाया हुआ है। सरकार चाहे जिसकी रहे, सिस्टम कांग्रेस का ही। बॉलीवुड भी कांग्रेस के उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसे नेहरू ने तैयार किया था। पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड के पहले फिल्म स्टार थे जो संसद पहुंचे थे। नेहरू ने उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया था। नेहरू पृथ्वी से कहते थे, जब आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझे शक्ति का एहसास होता है। जावेद अख्तर से अमिताभ बच्चन तक, शाहरुख खान तक
तमाम लेखक, पत्रकार, नेताओं के नाती पोते बॉलीवुड पहुंचते हैं और वही काम करते हैं जो नेहरू चाहते थे। इंदिरा तो चाहती थी कि राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी की बजाय कपूर खानदान में ही। इसी खानदानी रिश्तेदारी की वजह से भारत में सिनेमा का मतलब हमेशा से बॉलीवुड रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आधिकारिक फिल्में नेहरू गांधी के चेलों की ही जाया करती थी, भले ही वो कितना ही घटिया, वाहियात और बेकार हो। ऐसी ही एक घटिया फिल्म पृथ्वीराज के पोते ऋषि कपूर की हीना थी, जिसे ऑस्कर में भेजा गया था। यह फिल्म भारत और पाकिस्तान के दो किरदारों की प्रेम कहानी थी। हीना को तब बनाया गया था जब कश्मीर में पंडितों का ही नहीं, गुर्जरों, सिखों और तमाम हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था। अखबारों का आकर्षण उस वक्त हीना की उपलब्धि थी, और उपलब्धि क्या थी? ऑस्कर में हीना का जाना। हिना के लिए पाकिस्तान में कपूर्स का जेबा बख्तियार जैसी प्रतिभाशाली होनहार अभिनेत्री को खोजने के लिए दर दर भटकना, यह खबरों की हेडलाइन थी। शाहरुख खान की भी एक घटिया फिल्म पहेली, जिसे अमोल पालेकर ने निर्देशित किया था, ऑस्कर जा चुकी है। अनगिनत उदाहरण है। अमोल पालेकर और बॉलीवुड के तमाम हिंदू नाम वाले चेहरों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आपने जरूर देखा होगा। जिन्हें नहीं देखा होगा उनके समर्थन की खबरें पढ़ी होंगी। ये एक नेक्सस है। इसका इलाज साइलेंट बाइकॉट या साइलेंट इग्नोरेंस के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे ही सन्नाटे की जरूरत है जो रॉकेट बाइज के समय शास्त्री को गलत दिखाने के बाद भी दिखा था। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में बताना ना भूलें। आप चाहें तो अनटोल्ड स्टोरी के इस अंक को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर मुझे टैग करते हुए साझा कर सकते हैं, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो। ट्विटर और फेसबुक पर मेरा हैंडल आपके सामने है। फिर नए अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो।